बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास कैसे हैं आप बेटा? आज हम फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 8 पेज नंबर है 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम एलर्जी पढ़ रहे हैं, एलर्जी की टाइप्स भी हमने पढ़ ली हैं, स्किन टेस्ट और दूसरे जो फर्दर टेस्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं लास्ट टाइम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज़्म ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन, कि ये टोटल जो इसको मैकेनिज़्म भी कुछ लोग पढ़ते हैं, मैकेनिज़्म पढ़ लें, मैकेनिज़्म पढ़ लें, तो ये हमारी बॉडी पे आके कैसे रिएक्ट करता है और आगे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे इस पे काम करता है, आज हम ये पढ़ेंगे। नॉर्मली अ पर्सनस इम्यून सिस्टम क्लियरली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन हार्मफुल एंड हार्मलेस फॉरेन बॉडीज एंड इट रिएक्ट्स ओनली द हार्मफुल बॉडीज लाइक वेरियस पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस। हमारी बॉडी के अंदर जो अल्लाह ने डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है, जब भी कोई फॉरेन अटैक आता है हमारे पास वायरस का या बैक्टीरिया का, तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आगे से रिएक्ट करती हैं। पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। जैसा कि हमें पता चल जाता है कोई चीज़ ऐसी है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मुझे यहाँ कोई इचिंग सी हो या यहाँ पे कुछ मटेरियल ऐसा हो जो क्या कहते हैं मेरी तबीयत के लिहाज से अच्छा नहीं है, यहाँ पे हनी लगा हुआ है, तो वैसे तो खाया जा सकता है लेकिन वैसे लगना तो बुरी बात है। तो फ़ौरन जो मेरा इम्यून सिस्टम है वो बताएगा यहाँ पे कुछ हुआ है, तो मैं फ़ौरन रिएक्ट करूँगा। एंटी हिस्टामिन और हिस्टामिनिक जो रिएक्शन है वो बताएंगे। ये हमारा इम्यून सिस्टम वैसे तो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं उनके ख़िलाफ़ हो जाता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, मिस्टेकनली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता क्या सिस्टम क्या करता है। व्हेन इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज हार्मलेस बॉडीज एज हार्मलेस, इट रिएक्ट्स टू देम एंड प्रोड्यूसेस वेरियस सिम्टम्स इन द ऑफ एलर्जिक जो मैनिफेस्टेशन है वो बन जाती है। जैसा कि आम तौर पर हम बैठे हुए हैं, हमें पता चला है कि जी वहाँ से शेर आ गया या वहाँ से स्नेक निकल आया। अब हमें पता भी हम जहाँ बैठे हुए वहाँ मुमकिन नहीं है, लेकिन एकदम जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है या हम जो है खौफ की जो कैफियत में जाते हैं, वो हार्मलेस जो कैफियत थी उसके ऊपर हमने एलर्जिक रिएक्शन शो किया, उसके ऊपर हमने अपना रिस्पॉन्स जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स जो शो किया, यही एलर्जिक रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। अब है इसका जनरल मैकेनिज्म क्या है जी। व्हेन एन एलर्जन एंटर्स आवर बॉडी, जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है आर प्रोड्यूस्ड। अब ये आमतौर पर हमारा मास्ट सेल है। मास्ट सेल क्या होता है जी, आमतौर पर पहले ये आप पढ़ लें। मास्ट सेल जो है ये हमारा पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है। इसका नाम, दो नाम और भी हैं जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप याद कर सकते हैं। मास्टोसाइट भी से कहते हैं और लेब्रोसाइट भी कहते हैं। ये रेजिडेंट सेल है ऑफ टिश्यू दैट कंटेन मैनी ग्रैन्यूल्स ऑफ हिस्टामिन एंड हेपारिन। आपको पता है हिस्टामिन और हेपारिन जो है वो फॉरन रिस्पॉन्स शो करते हैं किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के लिहाज से। ये जो IgE का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई या एंटीबॉडी ई, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम इसको एंटीबॉडी ई ही पढ़ लेंगे। ये हमारा एक मास्ट सेल है जिसके अंदर डिफरेंट ग्रैन्यूल्स हैं हेपारिन के और हिस्टामिन के। अब इसके ऊपर कोई भी एलर्जन आ गया, ये एनी एलर्जन किसी भी टाइप का, जैसे ही ये हमारी एंटीबॉडी ई के ऊपर आया तो उसने इसको मिस्टेकनली हार्मलेस को हार्मफुल समझ लिया। अब क्या किया उसने, जैसे ही ये इधर आया तो ये इसके अंदर क्लीवेज होना शुरू हो गई। एलर्जन आया तो स्टिमुलेट किया इसने, किसको, इसने स्टिमुलेट किया मास्ट सेल को, और इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो उसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई कि कोई ना कोई फॉरेन हमला हो गया, पैथोजन आ गया। अब उसने आगे जैसे ही जो आगे अटैच किया बॉडी से मास्ट सेल से, सेंसिटाइज किया सेल ने, तो जो बेजोफिल है उसके अंदर जैसे ही ये लगा तो डीग्रेनुलेशन होगी, ग्रेन्यूल जो है वो निकलना शुरू हो गए, रिलीज होना शुरू होगी। क्या क्या, हिस्टामिन और अदर जो मीडिएटर्स हैं हेपारिन वगैरह, और इस तरह से हमने सेंसिटाइज सेल कर लिया कि हमें फ़लाँ एनर्जी या फ़लाँ एलर्जी का रिस्पॉन्स है। ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है आमतौर पर समझने के लिए। देन इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंड मास्ट सेल्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। इन दोनों ने मिल के क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया। ऑन री एक्सपोजर एलर्जन पॉइंट्स विद इट्स कॉम्प्लेक्स, जैसे ही एलर्जन आगे इनके साथ मिला इसने कॉम्प्लेक्स बना दिया। एज अ रिजल्ट द मास्ट सेल ब्रस्ट एंड रिलीज हिस्टामिन। ये ब्रस्ट हुआ, डीग्रेनुलेशन हुई, ब्रस्ट होने के बाद दिस हिस्टामिन प्रोड्यूसेस एलर्जिक सिम्टम्स सच एज, इसने क्या क्या, रेडनेस है, स्वेलिंग है, हीट है, इचिंग है, इवन के फियर है। फियर भी पार्ट ऑफ एलर्जी है कि हम बिला वजह जब डर जाते हैं
तो ये भी एक एलर्जी की ही एक किस्म है। तो ये आपने आगे देख लेना है, आपकी बुक के ऊपर पहले मास्ट सेल है, मास्ट सेल से एलर्जन आके अटैच हुए, तो फिर इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया और हिस्टामिन रिलीज हुई। कैसे, नीचे आपको दिखाया गया, एलर्जन आया, इसको स्टिमुलेट किया, अमीनोग्लोबिन ई को मास्ट सेल ने जो बेजोफिल शक्ल में था इसके ऊपर जब आगे अमीनोग्लोबिन ई अटैच हुई और कॉम्प्लेक्स बना तो डी ग्रेनुलेशन हुई, हिस्टामीन जो है और हेपरिन वगैरह जो और जो अदर मीडिएटर्स हैं वो रिलीज़ हुए, तो हमें पता चल गया कि ये एलर्जी है। इस तरह से एलर्जी का जो मामला है चलता जाता है। अब मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट इन एलर्जी में हम क्या करते हैं जी, सबसे पहला तो हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसका मतलब क्या होता है जी, परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। कि आप कोशिश करें कि वो काम ही ना करें जिससे आप बीमार हो जाएं। आम तौर पर जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उसका परहेज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अवॉइडेंस है, पहला काम क्या है कि आप अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से, जैसे कि एलर्जी अगर होती है, आपको बदबू से आती है तो आप अवॉइड करें वहाँ जाने में। अगर आपको एलर्जी होती है कि आपका कोई टॉवल है, कोई दूसरा बंदा यूज़ करता है तो आपको फील होता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उनको अपना टॉवल यूज़ मत करने दें। इस तरह से आपका कंबल है, आपका जो भी आपके पर्सनल क्लॉथिंग है, आप बहन भाइयों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज मत करें। तो अवॉइडेंस पहला पढ़ते हैं। इन सम केसेस लाइक फूड एलर्जीज अवॉइडिंग द एलर्जन इज़ अ लाइफ सेविंग नेसेसिटी, कि हम एलर्जिन को पहले अवॉइड ही कर लें। दैट्स बिकॉज अनलाइक एलर्जीज टू एयरबॉर्न पार्टिकल्स दैट कैन बी ट्रीटेड विद शूट्स और मेडिकेशन, द ओनली वे टू ट्रीट फूड एलर्जीज इज़ टू अवॉइड द एलर्जन entirely. For example, people who are allergic to peanuts should avoid not only peanuts but also any food that might contain even tiny traces of them. अगर आप पीनट नहीं खाते, वैसे तो कोई लोग नहीं खाते होंगे, मिसाल है, अगर पीनट की मिसाल मैं छोड़ देता हूँ, आप प्याज नहीं खाते सालन में, आप कोई सब्ज़ी स्पेसिफिक नहीं खाते, तो आप क्या करें कि आप उसे टोटल अवॉइड कर लें, ताकि आपके अंदर जो वो उसको देख के आपके मुंह बनते हैं, रिएक्शन आते हैं और आपको मॉम डैड का डर होता है कि यार आप खाएंगे वरना डांट पड़ेगी, तो उससे अवॉइड का तरीका ये है कि आप उनको पहले बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि ये मुझसे होना नहीं है। पीनट की मिसाल दी हुई कि पीनट से रिलेटेड, ये ज़रूरी नहीं कि आप पीनट वैसे खाएं, पीनट बिस्किट भी ना खाएं। आप घर में कोई खीर बनी हुई है या कोई ऐसा आपको डेयरी प्रोडक्ट मिल गया जिसमें पीनट है, आप उसको ना खाएं ताकि आपको वो एलर्जी हो ही ना उसके खाने से। अवेयरनेस कैन हेल्प प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट नॉन फूड और केमिकल एलर्जेंस टू in fact for some people eliminating exposure to an allergen is enough to prevent allergy symptoms and they don't need to take medication or go through other allergy treatments. Here are some things that can help you avoid airborne allergy. Airborne allergy हम पढ़ चुके हैं, जो हवा में हमें नज़र नहीं आ रहे, माइनर से होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आ रहे होते। कौन कौन से हम क्या कर सकते हैं, कीप फैमिली पेट्स आउट ऑफ सर्टन रूम्स लाइक योर बेडरूम एंड बाथरूम दैम इफ़ नेसेसरी। जो आपके घर में पेट्स हैं, आपने घर में डॉगी रखा हुआ है, ठीक है, या कोई पपी रखा हुआ है या कुछ और आपने कैट रखी हुई है, कोशिश करें कि आपके सपोज़ आपने उनको अलाउ किया हुआ है बेडरूम में आने के लिए, आप बेडरूम में गए हैं, लाइट नहीं है, तो उसने वहाँ पे यूरिनेशन की हुई है, यहाँ पे उसकी फीसिस पड़े हुए हैं, या एकदम आपको हाथ लगता है या आप बैठते हैं या लेटते हैं तो आपको बहुत सी एलर्जी आती है, तो उससे बेहतर ये है कि आप अवॉइड करें कि उनको जाने ना दें वहाँ पर। रिमूव कारपेट्स फ्रॉम योर रूम, हार्ड फ्लोर सरफेस डोंट कलेक्ट डस्ट एज मच एज कारपेट्स। कारपेट्स में ये देखें, कारपेट है तो इसके ऊपर हम डेली भी अगर सफाई करते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ डस्ट इसमें रह जाती है। आप डेली इसको साफ़ करने के बावजूद, तो आप क्या करें, अगर आपको डस्ट एलर्जी है तो आप कारपेट्स यूज़ मत करें, हार्ड सरफेस रहने दें। क्लीन फ्रीक्वेंटली, बार बार सफाई करें। यूज़ स्पेशल कवर्स टू सील पिलोज एंड मैट्रेस इफ़ यू आर एलर्जिक टू डस्ट माइट्स। ये हमारे पिलोज जितने भी हैं हम अक्सर गोदी में रख लेते हैं, हम लेके सोते हैं, उसके बाद हम बैठते हैं उनके साथ, जो उनके साथ सहारा लेते हैं, इसके बाद मैट्रेस है हमारा, अगर वो ओपन है तो उसमें डस्ट आ जाती है, तो हम कोशिश करें कि उनके प्रॉपर कवर्स करें ताकि हमें डस्ट कहीं लगे भी ना। हम लेटते हैं, बैठते हैं, स्नीजिंग से, कफिंग से, टचिंग से हमारे ऊपर वो उसका अटैक ना हो पाए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू पोलन, कीप विंडोज़ क्लोज्ड व्हेन पोलन सीजन्स एट इट्स पीक। चेंज योर क्लॉथिंग आफ्टर बीइंग आउटडोर्स एंड डोंट मूव, यानी प्लांट कटिंग और ग्रास कटिंग लॉन्स।
अब देखिए इसमें है कि अगर आपको पोलन से एलर्जी है तो पोलन्स क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं या जो हमारे जो ट्रीज़ हैं, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनके साथ उनकी स्मेल से भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है, उनके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनसे भी हमें आ जाती है और उनके पोलन्स हैं उनसे भी हमें आ जाती है। उसके लिए क्या करें कि जब सीज़न होता है और पीक पे तो उस वक्त आप क्या करें, घर की खिड़कियां जो है वो बंद रखें, बाहर मत जाएं। अगर बाहर जाते हैं फसलों में या फील्ड्स में तो फ़ौरन आके कपड़े चेंज कर लें। जब कटिंग और हार्वेस्टिंग हो रही होती तब भी वहाँ पे मत जाएं। If you are allergic to mold, avoid damp areas such as basements हैं and keep bathrooms and other mold prone जो areas है clean and dry। आपको अगर एलर्जी है इनसे, एलर्जी से, फंजाई से, फंगल अटैक्स वगैरह से, तो आप ऐसे डैम्प एरियाज जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जहाँ पे इनकी ग्रोथ हो सकती है, वहाँ मत जाया करें। तो ये आपने कर लेना है। आगे जो है वैक्सीनेशंस क्या है, after the confirmation of specific allergy type and kind of allergen, a specific vaccine is injected to the patient and he/she remain safe from the attack of particular allergy for specific period of time। क्या आप मेडिसिन लेते हैं तो उसमें वैक्सीनेशन है मेन, तो आपको वो दी जाती है। अगर आप वो मेडिकेशन या वैक्सीनेशन करवा लें इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा वो एलर्जी नहीं हो सकती। अगर आप फिर से वो चीज़ दोहराएंगे या अगर आपको जैसे डस्ट एलर्जी है, अगर डस्ट वाली जगह पे जाएंगे दोबारा भी हो सकती है, लेकिन वक्ती तौर पर वैक्सीनेशन कराने से उस टाइप जो आपको एलर्जी है उससे छुटकारा मिल जाता है। फार्माकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट इन एलर्जी। इन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस यूजुअली हिस्टामिन ब्लॉकिंग एजेंट्स जैसा कि सिट्राजीन है, लिवोसिट्राजीन है, ये ज़्यादा सिट्राजीन और लिवोसिट्राजीन वगैरह। If the allergy is infectious then suitable antibiotic can be added। उसमें एंटीबायोटिक भी आप ऐड कर सकते हैं अगर ये सीवियर टाइप की आपको हो गई है एलर्जी। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है एंजाइम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स, फाइटो एंजाइम्स। एंजाइम्स आपने 9th में बड़ी डिटेल में पढ़े हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं जी, प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। ये किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं और ये जो कोई भी रिएक्शन है उसको कैटलाइज करते हैं। और आपके डेफिनेशन क्या दी हुई है कि एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा होते हैं। एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग सेल्स। दे आर कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, कोलाइडल और थर्मोलेबाइल एंड प्रोटीन इन नेचर। कैटलिस्ट क्या होता है जी, क्या कैटलिस्ट इज एन एजेंट विच इन माइन्यूट अमाउंट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन विदाउट अपेयरिंग इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर एंजाइम है किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर ये काम करता है, एंजाइम है सबस्ट्रेट के ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और आगे जाके क्या है, एंजाइम फिर अलग हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है हमें चाहिए है वो मिल जाती है। ये एक इसका जनरल सा रूल आपने पढ़ा हुआ है 9th में, तो वही मैंने दोबारा आपसे कि ये क्या करता है कि ये एक किसी भी रिएक्शन को खुद यूज़ नहीं होता, किसी भी रिएक्शन में जाता है उसके ऊपर उसको कैटलाइज करता है, उसको तेज़ करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर अलग हो जाता है उसी शक्ल में और वापस प्रोडक्ट जो है हमारे पास आ जाता है जो हमें चाहिए होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है जी, सबस्ट्रेट ऑन विच एंजाइम एक्ट टू कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या हो गया कि जिसके ऊपर एंजाइम आके रिएक्ट करता है। ये आपने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा हुआ है, आपने एंजाइम कहाँ जाके कैसे रिएक्ट करता है ये हम आगे पढ़ेंगे अगर आपके यहाँ दिया गया हुआ तो। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, एंजाइम क्या है, ऑल द एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑल द कैटलिस्ट्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एंजाइम जो है और कैटालिटिक जो है, जो कैटलिस्ट है उनमें फ़र्क क्या है कि एंजाइम जो है ऑर्गेनिक होते हैं और कैटलिस्ट क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। एक डिफरेंस, एंजाइम मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग रिएक्शन, ये डिस्ट्रॉय होते हैं, कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या होते हैं, सिर्फ तेज़ करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं।
एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर, कैटलिस्ट आर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कैटलिस्ट आर वेरी सिंपल कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस। स्पीड ऑफ एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन विल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटलिस्ट। एंजाइम जो है ज़रूरी है कि हमेशा कैटलिस्ट ही हो, कैटलिस्ट जो है वो हमेशा कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम जो है बाज़ औक़ात बायोमॉलिक्यूल भी है ना, तो हमारी बॉडी का हिस्सा भी हो सकते हैं, प्रोटीन इन नेचर है, तो जो कैटलिस्ट की शक्ल में जब इस्तेमाल होती है जो चीज़, तो उसके लिए ये उसकी फ़ीचर्स हैं और एंजाइम की ये फ़ीचर्स हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है एंजाइम्स की, ये इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी रिएक्शन को तेज़ करते हैं। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी है कि ये हमारी बॉडी का बायोमॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और सोलिबिलिटी और पीएच, टेम्परेचर, स्पेसिफिक सिटी और प्रोटीन नेचर को हम डिस्कस करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। थोड़ी तादाद में अगर ये पाए जाते हैं तो किसी भी रिएक्शन को ये बढ़ा सकते हैं। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेज एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेज अप टू सर्टन मैक्सिमम बट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीजेज। आ गया सोलिबिलिटी, एंजाइम्स आर मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर एंड डाइल्यूटेड अल्कोहल सॉल्यूशन। द एंजाइम्स जो है ये प्रेसिपिटेट करते हैं इन कंसनट्रेटेड अल्कोहल में, अमोनियम सल्फेट में और ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में। पीएच की बात करें तो एसिड जो है डीएक्टिवेट्स दोज एंजाइम्स दैट एक्ट एट अल्कलाइन पीएच, जैसा कि उसकी मिसाल दी हुई है ट्रिप्सन है। At acidic pH, it will destroy. Trypsin is very important enzyme that secreted by pancreas and very important for proper digestion of food. अब आगे यानी अगर ये एसिडिटी इसकी बढ़ा दी जाए, एसिड इन्वायरमेंट में काम करना पड़ जाए, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो आज हमने बस इतना ही पढ़ना था। उम्मीद है कि आपको आज जो हमने पढ़ा है उसकी समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप फीडबैक ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।